नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोज आईएएस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आप सबके बीच आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में कृषि सुधार विधेयक 2020 को केंद्र सरकार ने पारित किया है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आई हैं। और अभी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं किसानों को द्वारा। इसे कुछ लोग किसान विरोधी बता रहे हैं तो कुछ लोग किसान हितैषी बता रहे हैं। इन सबको छोड़ते हुए हमें यूपीएससी किस तरह इससे क्वेश्चन पूछेगी और यूपीएससी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, वो इस बिल को किस तरह लेगी, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे किस पे बेटा? आज हम बातचीत करेंगे कृषि सुधार विधेयक 2020 और उससे संबंधित सभी मुद्दों पर। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले हमें एक चीज़ जान लेनी है कि एक्चुअली कृषि होती क्या है और कृषि में शामिल क्या क्या होता है। तो बेटा चलो आज हम ये जान लेते हैं कि कृषि होती क्या है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या है? तो बेटा सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि जमीन पर जुताई तथा सिंचाई करके किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया को किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया को उत्पादन की प्रक्रिया को प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। मतलब ये है बेटा कि अगर हम जमीन की जुताई करके और सिंचाई करके अगर उससे किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कृषि। वो क्या कहलाती है? वो कृषि कहलाती है। अब दूसरा एक पॉइंट हम और देख लेते हैं बेटा, वो ये देख लेते हैं कि कृषि में शामिल क्या क्या होता है। तो मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कृषि में केवल खेती ही शामिल नहीं होती बल्कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन और सुअर पालन, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर से रिलेशन है, अगर किसी से कोई संबंध है तो वो बेटा कृषि में शामिल होगी। तो हमने ये जान लिया कि कृषि क्या होती है और कृषि में क्या क्या शामिल होता है। वैसे कृषि एवं पशुपालन पूरा बोला जाता है, कृषि एवं पशुपालन। तो पशुपालन अपने आप में ही कृषि का भाग हो जाता है। पशुपालन में कोई भी पशु आप पाल रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं कृषि सुधार विधेयक 2020 के बारे में और जानते हैं कि उसको लेकर कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज चल रही है। चलिए आरजू, चलिए चलो बेटा अब हम देखते हैं किससे, कृषि विधेयक एवं उससे संबंधित मुद्दे। तो बेटा जान लेते हैं सबसे पहले कि कृषि विधेयक है क्या। कृषि विधेयक है क्या? तो बेटा ये जो कृषि विधेयक लाया गया ना, इसमें तीन चीजें क्या की गई, इसमें तीन प्रमुख प्रस्ताव लाए गए। इस कृषि विधेयक में तीन प्रमुख प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सन्नीकरण विधेयक 2020। दूसरा था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इस कृषि विधेयक में तीन समेकित रूप से तीन विधेयकों को पारित किया गया और कहा गया कि किसानों की स्थिति को में सुधार करने के लिए हम ये विधेयक पास कर रहे हैं, हम ये कानून बना रहे हैं। अब चलते हैं इसके आगे देखते हैं कि क्या है। और अब बेटा हम आ जाते हैं पहले वाले पे, अब हम आ जाते हैं पहले पे कृषि विधेयक पे। तो बेटा इसमें जान लेते हैं कि जो पहला कृषि उपज एवं वाणिज्य कृषि उपज एवं वाणिज्य जो विधेयक था बेटा, इसको 17 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 20 सितंबर 2020 को किसके द्वारा पारित किया गया?
राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कृषि विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया और कृषि उपज व्यापार में वाणिज्य संवर्धन एवं सन्नीकरण विधेयक 2020 को राज्यसभा ने कब पारित किया, तो 20 सितंबर को पारित किया, और लोकसभा ने कब पारित किया, तो 17 सितंबर को पारित किया। अब इसमें क्या था बेटा कि इसमें जो अनाज आते हैं, जो दलहन आते हैं, जो तिलहन आते हैं, जो खाद्य तेल आते हैं, जो प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने वाले, ठीक है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा तथा 15 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये दो चीजें कृषि विधेयक में रखी गई। चलिए बेटा हम देखते हैं कि इस बिल को पारित करने का लक्ष्य क्या था। कृषि उपज व्यापार कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक को पारित करने की क्या जरूरत थी। तो बेटा इसको जब पारित किया गया तो इसमें यह कहा गया कि उपज के विक्रय की स्वतंत्रता क्या मिलेगी, उपज के विक्रय की स्वतंत्रता। पहला शब्द सुनिए, किसानों को उनकी उपज की विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, मतलब किसान अपने द्वारा उत्पादित अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं, ठीक है। इसको प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सके। मतलब एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया बेटा जिसमें किसान और व्यापारी जो हैं वो अगर मंडी नहीं गए उसके बावजूद भी उनके बीच एक संबंध होगा जो ये बताएगा कि वो अपने अनाज की उपज को कैसे एक दूसरे को बेच सकते हैं। और इसके बारे में और मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि किसानों को अपना अनाज बेचने में सहूलियत प्रदान करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया कि राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। मैंने आपको बताया ना कि केवल किसी राज्य में नहीं, मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मेरे द्वारा किसी फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो अभी तक क्या था कि हम केवल उत्तर प्रदेश की मंडियों में बेचते थे, लेकिन अब क्या होगा कि हम उसे देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसको बेचने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके बेचने के लिए अगला जवाब अगली लाइनें पढ़िए। यह विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा, ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुरक्षित किया जा सके। तो जब ये कहा गया कि किसानों को, ठीक है, क्या उनके अनाज के उत्पादन की उपज की स्वतंत्रता, ठीक है, और क्या करना होगा, व्यवस्था का निर्माण जिससे व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी क्या कर सके, खरीद सके, और व्यापारी खरीद सके और किसान बेच सके। अब आ जाते हैं बेटा किस पे, ये कहता है कि निर्बाध रूप से देश में ही नहीं कहीं पे, पूरे देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता। तीसरा, इसको कैसे करेंगे, तो सरकार ने कहा इसके लिए हम एक ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुरक्षित किया जा सके। तो ये थी कुछ मूलभूत बातें इस विधेयक की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले के बारे में। अगला है बेटा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, दूसरा विधेयक। अब इसमें क्या कहा गया, इसी में कहा गया कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा। अभी तक क्या होता था कि कर तो नहीं लगते थे लेकिन उपकर लग जाते थे। अब बेटा ये भी जान लेते हैं कि क्या कृषि पर कर लगाया जा सकता है, ठीक। मतलब अगर हम कृषि करके कोई आय जनरेट करते हैं तो क्या इस पर आयकर लगेगा, तो बेटा बिल्कुल लगता है। क्या लगता है, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएंगी। राज्य सरकारें इस पर क्या लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया, किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया।
तो इनडायरेक्टली क्या माना जाता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है बेटा वो कर मुक्त है। क्या है? कर मुक्त है। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो अभी कर मुक्त है। कर मुक्त है, उपकर मुक्त नहीं है। उस पर हम ड्यूटीज भी क्या कर सकते थे या सेस लगा सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं लगेगा। दूसरा, मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में क्या लगेंगे? फार्म गेट लगेंगे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। मतलब अगर हम किसी फार्म हाउस पे जाते हैं, वहां अपनी उपज बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। हम कोल्ड स्टोरेज में उसे स्टोर करते हैं, हम वेयर हाउस में रख सकते हैं, या हम प्रसंस्करण यूनिटों पर सीधे जाकर बेच सकते हैं। तो यहां पर किसान को अपनी उपज बेचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया गया। अब आते हैं, किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। ठीक, सरकार का लक्ष्य क्या था? होता क्या है कि अभी जब हम जाते हैं बेटा किसी भी, तो क्या कहते हैं, मंडी में, तो होता क्या है कि व्यापारी जो होता है वो किसानों से सीधे नहीं मिलता, वो दलालों के थ्रू या बिचौलियों के थ्रू उनसे क्या होता है, मिलता है। मतलब मीडिएटर्स के थ्रू क्या होता है, ट्रेड होता है। अब क्या होगा कि सीधे बेच सकेंगे, मीडिएटर्स का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब जान लेते हैं बेटा कि इसमें पक्ष विपक्ष मतलब विवाद के कौन से बिंदु आए, इसका विरोध किन आधारों पर किया जा रहा है और इसका समर्थन किन आधारों पर किया जा रहा है। तो बेटा जो इसके विपक्ष में है, जो इसके विपक्ष में है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, विपक्ष का मानना है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। ठीक, एक था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होता है क्या बेटा कि किसानों को उनकी उपज के लिए सरकार एक मूल्य निर्धारण करती है। ठीक है, मान लीजिए कि धान के लिए 1865 रुपए प्रति कुंतल का मूल्य निर्धारण कर दिया गया, तो अब 1865 रुपए से नीचे पर उसकी बिक्री नहीं की जा सकती, और इसी को कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया। क्या हो गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया। ठीक है बेटा, तो किसी भी फसल के लिए जो बेचने जो एक मूल्य निर्धारित किया जाता है, अगर उससे नीचे नहीं बेच सकते हैं किसान, या किसान सरकार को उससे नीचे नहीं बेच सकते, तो क्या होता है, लीगली उससे नीचे नहीं बेच सकते, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। ठीक है, जबकि सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया कि एमएसपी पहले की तरह ही खरीद जारी रहेगी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी, यहां पर किसी भी प्रकार एमएसपी को खत्म नहीं किया गया। ठीक, इन्होंने कहा कि विपक्ष ने कहा कि कृषक कृषि उत्पादित पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें सरकार क्या कहती है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, तथा इस व्यवस्था में किसानों के पास मंडी के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा। मतलब बेटा ये मान लो आप कि अगर हम जाते हैं और मंडी में हमने मान लीजिए टमाटर का उत्पादन किया, और हम टमाटर मंडी में लेके गए देखने, और हमें टमाटर का अगर उचित मूल्य नहीं मिला, उसी टाइम पे रिलायंस कंपनी आती है हमारे पास, हम सोचते हैं रिलायंस के साथ, और रिलायंस कहती है कि आप अपना टमाटर हमें बेच दो, क्लियर, और हम इसका क्या बनाएंगे, कैचअप बनाएंगे, हम इसका कैचअप बनाएंगे और उस कैचअप को बेचेंगे। ठीक है, तो उससे जो बेचने पर जो किसान के बीच और रिलायंस के बीच एक ट्रेड होता है, एक शर्त होती है कि कैचअप बनाने के बाद, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्शन लागत मूल्य काट कर, अपनी लागत काट कर जो मुनाफा होगा उसका 50-50 कर लेंगे, या मान लो भैया क्या कर लेंगे, 60-40 कर लेंगे। 60 रुपए किसान को मिल जाएंगे, 40 रुपए क्या कहते हैं, कंपनी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मंडी में नहीं बेच पाता तो उसे अन्य संस्थानों के बाद भी बेचने का क्या होगा, अधिकार होगा। सरकार का कहना ये था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। अब अगला आ गया बेटा, अगला आ गया कृषक मूल्य, कृषक मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक। कृषक मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक। अब बेटा उसमें सरकार ने क्या कहा था कि हम टाई अप कराएंगे कंपनियों के बीच में, ताकि क्या हो,
टाई अप के माध्यम से कंपनियां अपना क्या प्रोड्यूशन मतलब किसान अपना खाद्यान्न बेच सकें। ठीक है, तो इस पर क्या कहा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार विधेयक 2020 कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ेगा। मतलब सीधे जुड़ेंगे। अब क्या कहता है, कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान के लिए उसकी उपज के दाम निर्धारित करेगा। मतलब क्या करेगा, जब बोए बोए जाने के पहले ही किसान क्या करेगा कि वो अपनी उपज के लिए एक मूल्य निर्धारित कर देगा और उसी मूल्य पर क्या होगा, बेचा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा, मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में किसानों कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। यही मैंने कहा कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया और मंडी में एक ही सब्जी बहुत ज़्यादा चली गई तो उसके दाम गिर जाते हैं। पता लगता है कि 1 किलो का उत्पादन करने में किसान को 15 रुपए का खर्च आया है, जबकि किसान उसे बेच कितने रुपए में पा रहा है, 5 रुपए में। तो इसको किसान को इसमें बहुत नुकसान हो सकता था और किसानों को नुकसान होता भी था। इसमें क्या कहा गया कि भैया किसान पहले अपना कर ले कि 15 रुपया हमें प्रोडक्शन कास्ट आएगी, लागत आएगी, और हम उसको 20 में बेचेंगे तो किसान को 20 रुपया मिलेगा, बाकी बाजार में कितने रुपए में वो बिक रहा है उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका बेटा एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ सकता है कि कंपनियां जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो क्या कर लेंगी, वो स्टॉक कर लेंगी इसको और मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ जाएगी। और क्या होगा कि ये जो 20 रुपए में किसान से खरीदा ना, इसकी कीमत बढ़कर 60 रुपए हो जाएगी, तब कंपनियां इसको मार्केट में उतारेंगी और इससे महंगाई बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी आगे आ सकता है और सरकार को इस पर कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कहता है कि इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद व बीज तक होगी। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार कह रही है कि जब कंपनियां पैसा देंगी तो वो क्या करेंगी, वो R&D करेंगी, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी, नए नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज लाएंगी, जिससे प्रोडक्शन कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये सरकार का कहना भी सही है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। और हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक मौसमी रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो समाप्त हो जाएगा। तो एक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी बढ़ने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखो बेटा, इस पे भी क्या पक्ष विपक्ष है, इस पे भी जान लेते हैं कि इसका पक्ष विपक्ष क्या कहता है। तो ये कहते हैं भैया कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वह कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, जबकि सरकार का कहना है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी तथा वह अपनी इच्छा के अनुसार अनुरूप मूल्य तय कर सकेंगे। ठीक, ये भी शंका व्यक्त की जा रही है कि छोटे किसान संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए कि जिसके पास 10-20 एकड़ जमीन नहीं है, केवल 5 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे जमीन है, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। तो सरकार ने इसका भी जवाब दिया कि देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं, जो छोटे किसानों को जोड़कर उन्हें उचित लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए सरकार कह रही है कि हम 10,000 कृषि उत्पादक समूह बनाएंगे, जो समूह छोटे किसानों को जोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ दिलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में। अगला चलते हैं बेटा, जहां तक रही बात ठेके पर खेती का, तो सरकार का कहना है कि ठेका सिर्फ उत्पाद पर होगा, ना कि जमीन पर। लोगों ने यह भी कहा कि जब टाई अप हो जाएगा तो किसानों की जमीन पर कब्जा किनका हो जाएगा, कंपनियों का हो जाएगा। तो सरकार ने इस पर क्लियरिफिकेशन दिया कि ठेका सिर्फ उत्पाद पर होगा। किस पर होगा, इसे याद रख लेना, ठेका सिर्फ उत्पाद पर होगा, ना कि जमीन पर, जिसका मालिकाना हक किसानों के पास ही रहेगा। मतलब जमीन पर मालिकाना हक किसका रहेगा, किसान का ही रहेगा। ठीक बेटा, तो ये जो पक्ष विपक्ष थे इसको आपने समझ लिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस पे और क्या है। अब सबसे लास्ट वाला आया बेटा
वो ये है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ठीक है, इस विधेयक में क्या किया गया कि प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई, मतलब अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते, कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, विधेयक का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप वाली उनकी आशंकाओं को दूर करना है। ठीक, मतलब क्या होगा कि जब निजी निवेशक इसमें आएंगे तो उन्हें यह भी डर है कि क्या सरकार कहीं बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप तो नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की स्थिति में क्या हो सकता है कि कंपनियों को घाटा होने लगे। और हम सब जानते हैं कि निजी कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, और लाभ कमाना, वो अपने लाभ के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। तो उनका एक कंसर्न होता है, उनकी एक शंका होती है कि कहीं हम इसमें फंस तो नहीं जाएंगे। तो इस पर सरकार ने कहा कि नहीं, स्टॉक सीमा से आपको छूट देंगे, आप कितना भी स्टॉक कर सकते। ठीक, इस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक, ठीक है, आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। ठीक है, विनियमित क्या मतलब, अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई जो इमरजेंसी कंडीशन है, जो आपात स्थिति है, उसमें इन कृषि उत्पादों के वितरण को क्या किया जा सकता है, विनियमित भी किया जा सकता है। ठीक, यह विधेयक कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में क्या करेगा, सहायता करेगा। इस विधेयक के माध्यम से क्या किया गया, इस विधेयक के माध्यम से यह भी कहा गया कि एक जो कोल्ड स्टोरेज हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा ताकि प्रोड्यूस को क्या किया जा सके, सेफली स्टॉक में रखा जा सके, और उनका क्या किया जा सकते, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाया जा सके। तो ये तीसरा था बेटा। ठीक, अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष। ठीक है, तीसरी बात बेटा आप ये भी देख लो कि भंडारण सुविधाओं में कमी के कारण होने वाली कृषि उपज की बर्बादी, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ भंडारण की कमी है और इससे कृषि उपज की बर्बादी होती है। इसको रोकने के दृष्टिकोण से यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कृषि क्षेत्र के समस्त आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ भंडारण की सुविधा बहुत कम है। ठीक है, हमारे यहाँ वेयर हाउसेज बहुत कम है, और इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है कि जितना हम भंडारण करके किसी एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, पूरी एक देश के लोगों को भोजन खिला सकते हैं, उतना हमारे यहाँ वेयर हाउसेज ना होने के कारण या भंडारण की सुविधाएं ना होने के कारण क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हर साल हम सुनते हैं कि बारिश में एफसीआई का इतने हजार क्विंटल गेहूं भीग गया और सड़ गया। जबकि अगर हमारे पास भंडारण की उचित व्यवस्थाएं होंगी, उचित हमारे पास संसाधन होंगे, तो हम उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब एक जब ये बचेगा, ठीक है, जब हमारा भंडारण सुरक्षित होगा तो हमारी क्या होगा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी, जब हमारे पास प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी कंडीशंस भी आती है बेटा, तो हम उसे टैकल करने में क्या होंगे, कैपेबल होंगे, उसका निस्तारण करने में, उसका सामना करने में सक्षम होंगे, और इससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां या फिर विदेशी इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यह मूल्य स्थिरता लेकर आएगा जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। इससे प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल तैयार होगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। क्या होने वाली कृषि उत्पादों की व्यापारी बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास वेयर हाउसेज हो जाएंगे बेटा, तो हम अपने प्रोड्यूस को क्या कर सकेंगे, अपने उत्पादन को क्या कर सकेंगे, सुरक्षित रूप से संरक्षित कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सकेंगे। तो अभी तक हमें देख रहे हैं कि सरकार लगभग अच्छा कर रही है। सरकार के पीछे, सरकार को इस बिल के लाने के पीछे एक क्या है, एक अच्छी मंशा है। बेटा देखो, जब हम यूपीएससी का आंसर लिखने जाते हैं या यूपीएससी जब हमसे किसी मुद्दे पर क्वेश्चन पूछता है, तो हमें एक थोड़ी सी एक सावधानी बरतनी चाहिए कि हम सरकार को मदद करने के लिए जा रहे हैं, सरकार का अपोजिशन करने के नहीं जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, इसीलिए थोड़ा सा सरकार को फेवर करने की आवश्यकता होती है।
अब इसका भी पक्ष विपक्ष जान लेते हैं बेटा। क्लियर? इसमें क्या होगा, इसका पक्ष विपक्ष क्या है। इसका पक्ष विपक्ष भी जान लेते हैं बेटा। अब देखो बेटा, विधेयक का विरोध करने वाले का मानना है कि इससे बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेंगी, जिससे जमाखोरी एवं कालाबाजारी बढ़ेगी। मैंने आपको बता दिया था कि भंडारण कर लेंगी तो जमाखोरी एवं कालाबाजारी बढ़ेगी। ठीक है। जबकि सरकार क्या करी थी, बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि या गैर नाशवान कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर सरकार भंडारण की सीमा तय कर सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई भी बागवानी फसल है और उसका क्या होता है, भंडारण होता है, और उसका शुरुआती कीमत 50 रुपये था और वो बढ़कर कितना हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। मतलब जितना था उतना ही और बढ़ गया। ठीक है, उतना ही और बढ़ गया तो उस पर क्या किया जा सकता है, भंडारण की सीमा तय कर दी जाएगी। भंडारण की सीमा तय कर दी जाएगी। अब देखो बेटा, इस पूरे बिल को लेकर क्या है, इस पूरे बिल को लेकर लोग क्या कहते हैं, यहां पर विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक, पहला है बेटा मूल्य निर्धारण तंत्र का अभाव। ठीक है, यहां पर क्या है कि क्या ये जो बिल है, कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा करार विधेयक, मूल्य शोषण के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करने की बात तो कहता है, परंतु मूल्य निर्धारण के लिए किसी तंत्र का उल्लेख नहीं करता। भैया कौन सा मैकेनिज्म है, कोई तो बॉडी होगी, कोई तो प्राधिकारी होगा जो किसानों को इस बारे में सहायता प्रदान करेगा। अब किसान तो जानता नहीं कि हमें कितना निर्धारित करना चाहिए, तो किसी तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता। इसकी ये भी आशंका है बेटा कि निजी कारपोरेट घरानों को दी जाने वाली खुली छूट से किसानों का शोषण हो सकता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकल कर आ रहा है बेटा। आप मान लीजिए कि अगर कॉरपोरेट घरानों की खुली छूट दे दी गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसानों का शोषण हो सकता है। क्या हो सकता है, किसानों का शोषण हो सकता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों के विनियमन में ढील। क्या है, खाद्य पदार्थों के विनियमन में ढील। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक कुछ खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं से बाहर करता है। नवीन संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पाद भंडारण और वितरण को क्या कर देगा, नियंत्रण मुक्त कर देगा। तो ये खाद्य पदार्थों के विनियमन में ढील की भी बात क्या आ रही है, हमारे सामने निकल कर आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आता है किसका बेटा, सहकारी संघवाद का। किसका आता है, सहकारी संघवाद का। क्योंकि कृषि और बाजार राज्य का विषय है, क्योंकि कृषि और बाजार राज्य विषय है, इसलिए इन विधेयकों को राज्यों के कार्यों एवं संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ एक अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है, अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक किसानों के लिए अधिसूचित एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलता है। एपीएमसी के एकाधिकार के विघटन को आलोचक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को समाप्त करने के संकेत के रूप में देखते हैं। मतलब एक तरह से जो विरोधी हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर एपीएमसी मंडियों के बाहर, ठीक है, भी हो रही है, न्यूनतम के एकाधिकार को विघटन किया जा रहा है, तो इससे एमएसपी पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अगला है बेटा अनुबंध खेती की रूपरेखा। हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ठीक है, वो क्या है, अनुबंध कृषि से संबंधित है। ठीक, ये विधेयक जो किससे, जो कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लिए व्यापार समझौते की एक रूपरेखा प्रदान करता है। किसी कृषि उपज के उत्पादन से पहले किया गया लिखित कृषि समझौता किसानों पर आपूर्ति, गुणवत्ता मानक तथा उपज की कीमत के लिए नियम व शर्तों को भी लागू करेगा। ठीक, अगला है खाद्य सुरक्षा की अनदेखी। खाद्य पदार्थों के विनियमन में ढील दिए जाने से निर्यातक, प्रसंस्करणकर्ता तथा व्यापारी फसल के मौसम के दौरान कीमतें कम होने पर कृषि उपजों की जमाखोरी कर लेंगे तथा कीमतें बढ़ने पर बाद में इसकी
बिक्री कर देंगे। मैंने आपको कह दिया था कि खाद्य सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा इस वक्त होगा। अगर मौसम में होने पर उसे क्या करेंगे, वो स्टोर कर लेंगे और बाद में जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उसे भेज देंगे। इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि राज्यों को राज्य के भीतर स्टॉक की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ठीक है, कोई जानकारी नहीं होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है और इसका एक बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा निकलकर आया है। अब चलो बेटा हम जान लेते हैं कि इस पे आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी आगे की राह क्या है, हमारी आगे की राह क्या है। ठीक है, और वे फॉरवर्ड हम इसमें क्या देख सकते हैं, वे फॉरवर्ड इसमें हम क्या देख सकते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर सरकार इसमें कुछ सुधार करने चाहिए सरकार को। क्या? एक मूल्य निर्धारण तंत्र को का निर्माण, एक मूल्य निर्धारण तंत्र का निर्माण। ठीक है, निर्धारण तंत्र का निर्माण। दूसरा सरकार को क्या करना होगा, सरकार को किसानों को इस किसानों को किसानों को अधिक सहायता उपलब्ध कराकर, अधिक सहायता उपलब्ध कराकर, अधिक सहायता उपलब्ध कराकर, उपलब्ध कराकर उनको विश्वास में ले सरकार, उनको विश्वास में ले, किसमें ले, विश्वास में ले सरकार। तो सरकार ये कर सकती है, उनको विश्वास में ले। ठीक है, उनको विश्वास में। ठीक बेटा, और एक चीज करना है सरकार को, सरकार को एक चीज और करनी है, वो भी मैं आपको बता दूं। सरकार को इसमें, सरकार किसानों को विवाद की स्थिति में, किसानों को विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में न्यायालय की शरण का माध्यम उत्पन्न करा, न्यायालय की शरण का विकल्प दे, शरण का विकल्प। तो ये 3-4 चीजें क्या हैं, वे फॉरवर्ड में सरकार को करनी होंगी, ताकि सरकार क्या कर सके, इसको लेकर किसानों के लिए जो वास्तविक तौर पर जो चीजें हैं वो पहुंच। मनोज आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ, उन सभी बच्चों के साथ इसे शेयर करिए जो पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छी पाठ्य सामग्री जो हम उपलब्ध कराएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी, सहायक होंगी और आपके भविष्य निर्धारण में एक बहुत ही बड़े कारक की भूमिका निभाएंगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।